नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजने वाले हैं और खोज खबर में वक्त है खबर लेने का और खबर देने का। आज बात होगी इस्लामिक स्टेट की, क्योंकि इस्लामिक स्टेट भारत के मुसलमानों को भड़का रहा है। साथ ही सवाल यह भी होगा कि गाहे अनजाहे में कहीं भारतीय मुसलमान विचारधारा या किसी और चीज के नाम पर ISIS या ISI का मोहरा तो नहीं बन रहे। इसी पर बहस को आगे बढ़ाएंगे। आज की बहस में तारिक फतेह साहब होंगे, जाने माने लेखक, पत्रकार और राइटर। साथ ही साथ मेरे साथ आज उनका मुकाबला करेंगी लेडीज ब्रिगेड। मेरे साथ हैं इस वक्त दो खास मेहमान मौजूद हैं। वाणी यास्मीन मेरे साथ हैं और इफ्रा जान मेरे साथ हैं। दोनों मुस्कुरा रही हैं, लेकिन आज का कॉन्टेक्स्ट हम बताते हैं कि आज किस कॉन्टेक्स्ट में हम बहस करने वाले हैं। और आज की इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे और सवाल पूछेंगे कि क्या कौम की कसौटी पर परखने वाले ट्रैप में गाहे अनजाहे भारतीय मुसलमान तो नहीं फंस गए, क्योंकि आज इस्लामिक स्टेट ने तबलीगी जमात और दिल्ली हिंसा की गिरफ्तारी को मोहरा बनाकर भारत में कोरोना जिहाद भड़काने की खोखली धमकी दी है। जो इस्लामिक स्टेट क्रूरता की सारी हदें पार कर चुका है, वो अल्लाह और कुरान की दुहाई देकर अपना जाल बिछाने की फिराक में है। आखिर ऐसा नैरेटिव क्यों बना और किसने बनाया कि आतंकी संगठन साजिश का जाल बिछाने लगे? दरअसल जब से साथ और जमात का मामला खुला, तभी से कुछ लोग खुलकर मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। जायरा वसीम जैसी हस्तियां जो कभी सिनेमा का चेहरा रही हैं, वो भी ऐसे मामलों को धार्मिक रंग देने में पीछे नहीं है। कभी इस्लामोफोबिया का भ्रम फैलाया जाता है तो कभी मोदी और संघ के बहाने देश विरोधी बातें कही जाती है। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत है कि कहीं नापाक ताकतों का ये मोहरा तो नहीं बन रहे। बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले देखते हैं आज का क्या है अपडेट ISIS और जायरा वसीम के मामले में। कोरोना वाली जमात के आका मौलाना साद की केस डायरी खुली। ISIS भी कोरोना जिहाद का बम लेकर कूद पड़ा। देखिए, ये ISIS की जहरीली मैगजीन है जिसमें भारत के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने की हिमाकत की गई। इसमें आतंकियों ने दिल्ली दंगों में गिरफ्तारी को मुसलमानों से बदला बताया। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें ISIS की प्रोपेगेंडा मैगजीन में तबलीगी जमात और साद का जिक्र है। प्रोपेगेंडा मैगजीन में IS के जहरीले बोल हैं। कोरोना जिहाद के लिए भड़काने की साजिश भी है। लोन वुल्फ अटैक करने की खोखली धमकी भी दी गई है। चाकू, पेट्रोल बम, बेल्ट, रस्सी की मदद से लोन वुल्फ अटैक करने की बात कही गई है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काने की कोशिशें की गई हैं। भारत के खिलाफ ISIS की जहरीली किताब में कोरोना जिहाद भड़काने की गहरी साजिशें हैं। इस महामारी ने धरती पर अल्लाह का शासन स्थापित करने का रास्ता दिखाया है। अल्लाह के काम पर जुट जाइए। इस खतरनाक बीमारी का करियर बनकर काफिरों की कॉलोनियों पर टूट पड़िए। अल्लाह के करम से इस बीमारी से आपका बाल भी बांका नहीं होगा। इसके अलावा उसने उकसाने की हिम्मत की। अल्लाह पर यकीन करो, किसी भी काफिर पर हमला करने से मत चूको। जितना हो सके उतना हमला करो। इसमें एक छोटा चाकू भी उतना ही असरदार होगा। अपने पास चेन, चाकू और रस्सी रखो। कैंची और हथौड़ा भी काफिरों की हत्या में काम आ सकता है। धारदार शीशे से भी मारा जा सकता है। गला घोंटकर मारने के लिए लंबा कपड़ा भी काम आ सकता है। काफिरों पर कोरोना वायरस फैलाओ। ISIS की इन खोखली धमकियों से भारत डरने वाला नहीं है, मगर कोरोना काल में कुछ लोग हैं जो कोरोना से लेकर टिड्डी हमले तक को अल्लाह के आजाब यानी क्रोध से जोड़ रहे हैं और विवाद में घिर चुके हैं। बॉलीवुड की चमक दमक छोड़ चुकी जायरा वसीम का ये ट्वीट देखिए। 27 मई को उन्होंने टिड्डी हमले और आपदा को इंसान के बुरे कर्मों का नतीजा बताया था और खुद के क्रोध का असर बताया था। टिड्डियों का हमला और बाकी सभी तरह की जो भी आपदाएं इस दौर में देखने को मिल रही हैं, वो सब इंसान के बुरे कर्मों का ही फल है। टिड्डियों का हमला अल्लाह का कहर है। टिड्डियों के हमले को जायरा ने धार्मिक रंग देने की कोशिश की तो ट्रोल हो गई थी। इसका असर यह हुआ कि उन्हें अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा था और सफाई भी देनी पड़ी थी। मगर 1 जून को लेखक और पत्रकार तारिक फतेह ने उन्हें इस तरह आईना दिखाया। भारतीय मुसलमान अभिनेत्री जायरा वसीम अल्लाह के प्रकोप का शिकार होने पर अपने ही देशवासियों का मजाक उड़ाती हैं। इस तरह से उन्होंने टिड्डी के झुंड की व्याख्या की। हर मामले में बेबाक रहने वाली जायरा वसीम मुस्लिम कार्ड खेलने में पीछे नहीं रहती, मगर आपदा को धर्म की कसौटी पर परखने की गलती उन्हें भारी पड़ती नजर आई। तारिक फतेह और जायरा वसीम के बीच ट्वीट वॉर छिड़ गया तो जायरा ने लंबी चौड़ी सफाई दी। जायरा ने लिखा, मैं अब एक्ट्रेस नहीं हूं,
जायरा ने तारिक फतेह के जवाब में नोट लिखा, मैं भी ये मानती हूँ कि ये क्रोध और अभिशाप है, जैसे दावे करना जब दुनिया कई चीजों से गुजर रही है काफी असंवेदनशील है। हर चीज जो कुरान में लिखी है वो केवल इसलिए नहीं पढ़कर पीछे छोड़ दिया जाए, बल्कि अपनी जिंदगी के लिए सही राह बनाने के लिए है। मेरे ट्वीट का गलत मतलब निकाला गया। मैं केवल अल्लाह के प्रति जवाबदेह हूँ, उनकी बनाई हुई चीजों की तरफ नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि जायरा वसीम को फिल्मी दुनिया से जो शोहरत मिली उसे वो काफी पीछे छोड़ चुकी हैं। मगर जायरा के बोल पर सवाल भी उठे कि हर मामले को धार्मिक रंग देना क्या जायज है। टीम न्यूज़ निशान। तो सवाल यह है कि अल्लाह से वफादारी बिल्कुल सही, सबको करना चाहिए। मैं भी भगवान से वफादारी करता हूं, अल्लाह से करता हूं, प्रभु ईसा मसीह से करता हूं, हर उस पवित्र और पाक चीज से करता हूं जो इंसानियत और मानवता का संदेश देती है। लेकिन क्या देश से वफादारी नहीं होनी चाहिए? इसी बार बहस शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले इफ्रा से जानना चाहता हूं। इफ्रा, आप भी उसी राज्य से आती है जहां से जायरा वसीम आती हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या अल्लाह से वफादारी बिल्कुल ठीक है, सबको करनी चाहिए, लेकिन क्या जायरा वसीम की देश से कोई वफादारी नहीं है? आपकी है कि नहीं, ये भी बताइए। पहले तो मैं दीपक भाई आपको बता दूं कि ये जो टिड्डियों का हमला हुआ है ये सिर्फ हमारे देश में हमला नहीं हुआ है, ये प्राइमरीली अफ्रीका में हमला हुआ है, जहां मुसलमानों की जायरा वसीम को समझाइए, मुझे मत समझाइए। ये हमला पाकिस्तान में सबसे, एक सेकंड, जायरा वसीम के ट्वीट दिखा दीजिए और एक जगह दिखा दीजिए जहां उसने इंडिया यानी हिंदुस्तान यानी हमारे देश का नाम लिया हो। मैं आपको चैलेंज करती हूं। उसने कहा टिड्डियों का हमला हमारी पूरी दुनिया में, और दुनिया में सिर्फ एक धर्म के लोग नहीं है, हर धर्म के लोग हैं। और टिड्डियों का हमला पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हुआ है, अफ्रीका में हुआ है, मुस्लिम बहुसंख्य इलाके में हुआ है, और हमारे देश में सिर्फ एक राज्य में प्राइमरीली हुआ है, जो है राजस्थान। तो आप इसको कैसे जोड़ रहे हैं हमारे देश से, जबकि टिड्डियों का हमला पूरी दुनिया में हुआ है? अरे जायरा वसीम इसी देश में रहती है। दूसरी बात, जायरा वसीम इसी देश में रहती हैं। इफ्रा, जायरा वसीम इसी देश में रहती हैं, श्रीनगर में रहती हैं। लेकिन जी, मतलब मुझे नहीं पता कि जायरा वसीम मदर टेरेसा के बराबर है कि दुनिया की बात करें। नहीं है, उन्होंने कहाँ पे मतलब आप ये कह रही हैं कि दुनिया की बात कर रही है जायरा वसीम, टिड्डियों का हमला दुनिया की बात कर रही है जायरा वसीम। अभी पूरी दुनिया में टिड्डियों का हमला हुआ है, तो आपको कैसे पता है नहीं कर रही हैं? आपको चैलेंज करती हूँ मैं, आपकी टीम को, आप लोगों को, कि ट्वीट उसका दिखा दीजिए सबको। चल रहा है, दूध और पानी का पानी चल रहा है। दूसरी बात, क्या हर चीज में जी चलने दीजिए? तो कहाँ पे इंडिया लिखा है? कहाँ पे लिखा है इंडिया में होगा? अगर दिख रहा है तो कहाँ पे लिखा है? टिड्डियों का हमला तो पाकिस्तान में इंडिया से ज्यादा हुआ है। पाकिस्तान में तो 40% जमीन पे टिड्डियों का हमला हुआ है। अफ्रीका में तो मुस्लिम, मतलब इफ्रा, आपको लग रहा है कि जायरा वसीम हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान की बात कर रही है? ये तो और खतरनाक है, अपने देश में रह के दूसरे देश से वफादारी करना और वहां पर अल्लाह का कहर बताना। जी, मुझे लग रहा है कि जायरा वसीम जहां पे भी टिड्डियों का हमला हुआ है वहां की बात कर रही है, क्योंकि उसने कहीं भी मतलब जायरा वसीम नहीं हुई, मदर टेरेसा हो गई। देश का नाम नहीं, माफ कीजिएगा ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जायरा वसीम नहीं हुई, मदर टेरेसा हो गई। दुनिया की बातें कर रही है, ग्लोबल टॉक, दैट टू फ्रॉम जायरा वसीम। भाई टिड्डी क्या मदर टेरेसा है जो पूरी दुनिया में आ गए? टिड्डी तो मदर टेरेसा नहीं है, जायरा वसीम क्या मदर टेरेसा है? ये बताइए। जहां होगा तो टिड्डी मदर टेरेसा है क्या? दुनिया में आ गए, अफ्रीका में आ गए, पाकिस्तान में आ गए, टिड्डी तो पूरे दुनिया में आए। उसने इंडिया का नाम कहां पे लिया है वो मुझे दिखा नहीं। और जो कुरान है, जो उसने आयत कोट की है, वो प्राइमरीली कुरान को कौन मानता है? मुसलमान मानते हैं, तो उसने वो मुसलमानों के लिए कहा है। दूसरी बात, क्या हर चीज में धर्म को लाना जरूरी है? ये मैं नहीं लाया, जायरा वसीम लाई। इफ्रा, हम डिस्कस ही नहीं कर रहे होते, हम डिस्कस ही नहीं कर रहे होते अगर जायरा वसीम ये नहीं कहती कि टिड्डी का हमला अल्लाह का अजाब है। जी देखिए दीपक भाई, जैसे आप इतना प्यार से तारिक फतेह जी को बोलने देंगे ना, अगर मुझे भी एक पॉइंट बोलने दे देते तो क्या होता। अब लास्ट का एक पॉइंट बता देती हूँ, क्या हर चीज में धर्म को लाना जरूरी है? भाई जी, हर चीज में धर्म को लाना जरूरी है। हमारी आम बात है, हमारे देश में जब भी कुछ कहर बरसता है तो हम कहते हैं कि धरती माँ, हम इंसानों ने इतना, हमारे दिलों में लालच है
कि धरती माँ अब हमको बता रही है कि नहीं, तुम लोगों के लालच को रोकना पड़ेगा। तो क्या हम बोल रहे हैं कि धरती माँ का कहर है? कोई बोलता है हमारे ही बुरे कर्म है, मैं अपने कर्मों की बात करती हूँ, मेरे ही कुछ बुरे कर्म है, आम सी बात है, किसी रिक्शा वाले से बात कर लीजिए, सब बोलते हैं कि भाई हमारे कर्म बुरे हैं इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है, अगर हमारे कर्म अच्छे होते तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता? तो एक रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग होना नेचुरल डिजास्टर्स की, ये हर धर्म के लोगों में होता है। ये मुसलमान भी कहते हैं कि भाई अल्लाह ने हमारी गलतियों की वजह से किया है, हिंदू धर्म के लोग कहते हैं हमारे अपने कर्म गलत। आपको पता नहीं, सुना होगा ना कहीं पे आपने कर्मों की बात, हमें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। कोई कहता है, जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो कहते हैं कि माँ धरती को हमने इतना तंग किया है, माँ धरती हमें अपनी हमारी लालच की वजह से हमको ये सजा मिल रही है। हर एक का अपना अपना अंडरस्टैंडिंग है। आप क्यों मुसलमानों को रोज शेम करते हैं? देखिए मुसलमानों ने क्या बोला, देखिए मुसलमान ने क्या बोला। मैं नहीं करता। हर, आपने अभी कहा, हर आदमी अपने कर्म के लिए, अपने हालात के लिए खुद जिम्मेदार होता है। ये आपने अभी अभी कहा। अगर मैं मुसलमानों पे डिस्कशन कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत होगा। अंडरस्टैंडिंग है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। देखिए ठीक है, नोएडा से एक सवाल है, नोएडा से एक सवाल है। इफ्रा, डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा और तारिक फतेह जी के पास जाऊंगा। एक मिनट, अभी आऊंगा, फिर आऊंगा इफ्रा, अभी आऊंगा, फिर आऊंगा। हम कब तक इन धर्मगुरुओं की बात मानते रहेंगे और आम नागरिक इसका खामियाजा क्यों भुगते? दूसरा प्रश्न प्रशासन की भूमिका पर भी उठता है। जब उन्हें इस मरकज की जानकारी थी तो उन्होंने सही समय पर कड़े कदम क्यों नहीं उठाए? ठीक है, मौलाना साद भी आ गए इस सवाल के अंदर। मैं बता दूं तारिक फतेह साहब, दोनों बातों में जवाब चाहिए मुझे। इस बात पर चाहिए कि जो प्रोपेगेंडा इस्लामोफोबिया का हुआ है उसने भारत के अंदर आईएसआईएस की एंट्री करा दी, साथ ही साथ जायरा वसीम ने अल्लाह के अजाब की बात कर दी। और इफ्रा मुझसे पूछ रही हैं कि मुसलमानों को बदनाम क्यों किया जा रहा है। मुझे बताइए, जहां पर आग होगी वहीं तो धुआं उठेगा, वरना डिस्कशन क्यों होता? अगर आप मुझे मौका नहीं देते तो। भाई एक ऑब्सेशन है आपका मुसलमानों के साथ। अरे इससे देखिए, एक तो मुझे समझ नहीं आता ये अल्लाह मियां जापान में क्यों नहीं कुछ करते, या चीन जहां पे बेड़ा गर्क इंसानों का हुआ है वहां अल्लाह मियां कुछ करते ही नहीं है। उनको कैसे कोई ग्रीन कार्ड मिला हुआ है, कोई पास मिल गया है कि यूरोप में कुछ होता ही नहीं है? ये इतनी दकियानूसी, इतनी स्टूपिड बात है कि अल्लाह ताला बैठ के कहीं बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा भाई इथियोपिया में ठीक नहीं हो रहा, टिड्डी दल भेजो, वहां ये हो रहा, तो जरा जलजला कर दो। किस टाइप का धर्म बना दिया इस्लाम को कि वहां बैठे हुए ऐसे लगता है कोई अकाउंटेंट हैं, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बना दिया आपने अल्लाह को कि वो टिड्डियां बांट रहा है। कुछ होश में नहीं है कि साहब वो इंडिया को पे सजा मिल रही है, पाकिस्तान को मिल रही है, अल्लाह के पास यही काम रह गया टिड्डी दल भेजने का। यानी भूख नंग मची हुई दुनिया के अंदर 10 लाख तो मुसलमान चीन के अंदर बंद पड़े हुए हैं, उनको छुड़ाने के लिए अल्लाह मी नहीं आ रहा है, इंडिया के अंदर टिड्डी दल भेज दिए उसने। ये आपको बताता है कि किस कदर जहनी बैकवर्डनेस है हमारे सूडो लिबरल इंटेलेक्चुअल्स के अंदर। एक शख्स, कोई है ही धर्म का आदमी, मौलाना हो, पंडित हो, जैसे भी हो, वो करते हो जो उनका भला। ये पब्लिक में टीवी में आके बात हो रही है, ये कमाल है कि अल्लाह ताला का अलॉटमेंट कहां हो रहा है कि साहब इथियोपिया में तो मोस्टली क्रिश्चियन रहते हैं। अच्छा, बॉर्डर जो हैं, आप अंदाजा लगाइए कि ये तमाम ईस्ट अफ्रीका के बॉर्डर बने हैं पिछले 100 साल में। ये किसने बनाए हैं बॉर्डर? और अल्लाह ताला को कैसे पता चल गया कि ये 2 किलोमीटर इधर का बॉर्डर है, इधर टिड्डी मत भेजो, उधर भेज दो? उन्होंने ज्यादा गुनाह किया। सबसे ज्यादा अजाब। और इस्लामिक स्टेट की बात करें, अरे भाई इस्लामिक स्टेट तो 47 में बना, ये आईसिस कहां से आ गया? पहला इस्लामिक स्टेट तो आपने वहां बैठ के बनाया, ये बिहार और यूपी के हाथ में लोटा मुंह में पान वाले लोगों ने। और कश्मीर के अंदर जब ये पाकिस्तान ने हमला किया तो ये कश्मीरी जो बहुत बड़े कश्मीर की आजादी की बात करते हैं, इन्होंने कैसे वेलकम किया पाकिस्तानी इन्वेडर्स को। सियासी बात करनी तो सियासी करें, धर्म पे बात करनी तो वो भी तैयार हैं हम। वो तो स्लेवरी अलाउड है। मुसलमानों को कुरान में
अलाउ है कि आप किसी इंसान को अपना गुलाम बना सकते हैं, तो बनाएंगे क्या? कुरान में लिखा है कि 1 बीवी, 2 बीवी, 3, 4 और जो तुम्हारे सीधे हाथ में है, यानी लौंडियां। कल को हम कहेंगे कि इंडिया के अंदर लौंडियों का कर दो। यानी इंतहा हो गई कि इस 2020 के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं टिड्डी। ज़ेरा बेगम कह रही टिड्डियां आ गई, और ये रेफरेंस बाय द वे उसमें है, तौरात में है, जो उससे आया इस्लाम के अंदर, क्योंकि ये टिड्डियों का काम वहां का था जहां मिस्र और उस इलाके के अंदर। कोई अकल की बात करें कि हो क्या रहा है दुनिया के अंदर, और हम लगे हुए हैं इसके अंदर कि अल्लाह ताला टिड्डियों की फौज कहां भेज रहा है। अरे अल्लाह ताला भेजने तो F-16 भेजे, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे किसी दुश्मन के खिलाफ। अमेरिका में कुछ नहीं हो रहा, वहां कोई टिड्डी दल नहीं आ रहा, वहां आपस में लड़ रहे हैं लोग, वो भी अल्लाह ताला लड़ा रहे हैं कि काले लड़ रहे हैं गोरे से, और सारे हिंदुस्तानी बैठे ने घर में कि अच्छा भैया कोई अच्छी सी शादी करवा दो हमारा क्या ताल्लुक अमेरिका से। इट्स टेरेबल। जो लेवल बहस का आ गया हिंदुस्तान में, रोना आता है इस पे। ठीक है, लेवल बहस का मैं यही जानना चाहता हूं वाणी जी। हमने बहुत बात करी है इस्लामोफोबिया की, और ये शुरू हुई है शाहीन बाग से। शाहीन बाग के बाद दिल्ली दंगे के बाद कोरोना, और अब वही बात आईसिस कर रहा है। आईसिस भी वही कह रहा है कि हथियार रखो, छोटा चाकू रखो, बड़ा चाकू रखो। और आपकी जो पिंजड़ा तोड़ ब्रिगेड था ना, उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि गर्म पानी और तेल महिलाएं अपने घर में रखें, जालियों में करंट फेंक दें, करंट लगाए लोगों को, पत्थर मारें, पत्थर इकट्ठी करें। तो ये क्या है जो आईसिस की बात, और आईसिस इसका फायदा उठाना चाहता है? ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान के समाज के अंदर, जानना चाहता हूं। टिड्डियों से आगे बढ़ना चाहता हूं मैं। दीपक जी, पहला मेरा क्वेश्चन है तारिक फतेह से, ये इंडिया का है या पाकिस्तान के है? ये पहला मेरा क्वेश्चन है। तारिक फतेह अभी तक बोले जा रहे हैं, खत्म हो गए। नहीं, ये पाकिस्तान के है ना, तो ये इंडल्ज क्यों हो रहे हैं इंडिया के मामलों में? क्या ये आग लगाना चाहते हैं इंडिया के मामलों में? इनको पहले पाकिस्तान ने निकाला, फिर सऊदी ने निकाला, फिर वाणी जी जवाब ले लीजिए। वाणी जी, अब इंडिया में क्या चाह रहा है? एक्सट्रीजमशिप। पहले सवाल पूछा आपने, जवाब सुन लीजिए। बेईमानी का, ये जिससे साबित होता है कि जहन बेईमान है आपका। जब आपके पड़पोतों दादा परदादा ने जुलूस निकाले थे पाकिस्तान के, उसकी जो देश का गद्दार वो हमारा यार कैसे? माफ कीजिएगा, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं। वाणी में बात साफ कर दो। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है। वाणी यास्मीन ये नहीं समझती आप? दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है, आपका भी दोस्त है वाणी यास्मीन। तारिक साहब को जवाब देने दीजिए। मुझे ये बताइए 1970 to 1971 आप सवाल ना पूछें, किसके साथ इस मौलवी ने आपको ये सवाल लिख के दिया है। देश के साथ थे। अरे भाई, आपका क्या पता आपको हिंदुस्तान क्या है? ये बताइए, आप तो अरब के गुलाम हैं। देश के साथ आपने अपने देश के साथ गद्दारी की, और हमारे इंडिया के यार कैसे बन सकते हैं? समझ आई आपको? आप वही बंदे हैं जो इंसल्ट करते हैं वुमेन। जस्ट अभी ज़ायरा वसीम की इंसल्ट की है। आप पहले इंटरप्रिटेशन आपका काम है हिंदुस्तान को तोड़ना। उसने जस्ट कुरान की आयत कोट की है। उसने जस्ट कुरान की आयत कोट की है। क्या आपको पता कुरान क्या है? उसने मेंशन नहीं किया है। लगा सकती आपको क्या पता कुरान का क्या है? जो बंदा आपके माँ बाप अरबों से आए, जो बंदा तैमूर के औलाद हैं, इंसल्ट करे, वो करे, हमारे इंटरनल मैटर में, वो आप यहाँ पे यू आर जस्ट लुकिंग फॉर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, नॉट मोर देन दैट। जिसको सऊदी ने पाकिस्तान ने निकाला, मैं तो बड़ा खुश होऊंगा इनको। मैं तो भारत सरकार से गुजारिश करता हूं कि तारिक फतेह साहब को हमारी सिटीजनशिप दे दे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मेरे ख्याल से दीपक जी यही है हमारी प्रॉब्लम, यही है हमारी प्रॉब्लम जो अपने वो हमारे देश में देश का यार कैसे का झंडा तो उतारे आप घर में। आपके घर में पाकिस्तान का झंडा क्यों लगा हुआ है? पाकिस्तान का झंडा किसने लगाया? तारिक फतेह साहब जवाब। वाणी जी अब आपका जवाब। इनके घर आपके सवाल का जवाब दे रहे तारिक फतेह साहब। मेरी एक बात सुने पहले। क्या वो लोग हैं हिंदुस्तानी आ चुके हैं? आपको पता है कि मेरे घर में कौन सा झंडा है?
खामोश हो। क्या आपको पता है अरे मेरे घर में कौन सा झंडा है? अरे मैं अमन के साथ जो हूं, बाप इतिहास आएगा के उसका साथ झंडा हूं। लगेगा। मैं आपकी तरह नहीं अपनी अरे कंट्री के साथ गद्दारी करूं। आप देखिए, इनका जरा माइक बंद करें तो इनको पता चले कि पाकिस्तान और इस्लाम के अंदर रहना क्या होता है। औरत को बोलने की इजाजत नहीं है। सिर्फ तारिक फतेह साहब का ऑडियो। सबसे ये वो लोग हैं जो आज बैठ के कह रहे हैं कि लाहौर, कसूर और सिंध हिंदुस्तान का हिस्सा। ये रोज इंडिया का नेशनल एंथम गाती हैं और ये पूरा यकीन से कि सिंध से कोई ताल्लुक नहीं है हिंद का। ये वो लोग हैं जो मोहम्मद बिन कासिम को हीरो मानते हैं। आप मुझे बताइए ये कैसा नेशनल एंथम है इंडिया का कि ये बीबी जाके गाती हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, लेकिन कहती हैं मुंह छुपा के, अरे भाई सिंध तो है ही नहीं हिंद में। आग लगाते वाणी जी हैं। सुन लीजिए, आपको बोलने का पूरा मौका दिया। आप इंडिया के हाँ, आपने हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की जड़ है सिंधु रिवर। आपने पंजाब के हर दरिया को छोड़ा और आप खुशी मना रही हैं वहां लखनऊ और दिल्ली और यूपी और बिहार में। आप अपने देखिए आप पाकिस्तानी हैं, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पहले कि आप अपने देश के साथ गद्दारी करें। अब हमारे साथ नहीं गद्दारी करोगे। अब सोच लीजिए किस लेवल तक आप गिर रहे हैं। अरबिस्तान, अरे आप तो आई हैं वो आप अंडरस्टैंड करिए, आपकी ट्वीट्स आप चेक करिए, आपने विमेंस को इंसल्ट करे, हर ट्वीट में इंसल्ट करे। आपने अभी जस्ट जायरा वसीम की मॉडेस्टी फिर से इंसल्ट की। आपने एक मिनट वाणी जी एक एक करके बात कर लें, एक एक करके बात कर लें, एक एक करके बात कर लें। जायरा वसीम को भी ये समझना चाहिए कि जायरा वसीम जिस थाली में खा रही है उसी पे छेद कर रही है, उसी पर तारिक फतेह बात करें। वाणी जी एक मिनट, तारिक फतेह जी को कंप्लेंट करने दीजिए। वाणी जी सिर्फ तारिक फतेह जी क्या बात। इस्लाम में औरतों का कोई सियासी हक नहीं है। इनको पता है हदीस में क्या लिखा है। पढ़ लें जाके, या चले जाएं पाकिस्तान या अफगानिस्तान, सोमालिया, जहां इनको बड़े चांद तारे नजर आते हैं। ये हिंदू दुश्मनी खत्म करिए। आप अंदर से बैठ के जहां खा रही हैं उसी में छेद कर रहे हैं और बात करते हैं कि मैं गद्दार हूं। अरे गद्दार वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया और दिल्ली में जुलूस निकाले कि पाकिस्तान जिंदाबाद, जिन्होंने लियाकत अली खान को भेजा हरियाणा से वहां के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। कभी पढ़ा है कुछ आपने? बस मौलवी जो मुंह में डाल दे आप लोग बोलने लग जाते हैं। जाइए अफगानिस्तान, बहुत आपको सुकून मिलेगा वहां। वाणी मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने तारिक फतेह साहब पर तो इल्जाम लगा दिया। मैं ना, मेरा सवाल का जवाब दीजिएगा। अब हो गया अपना ये डिस्कशन। मेरा बड़ा सीधा और पॉइंटेड सवाल है, हर बात पे इस्लामोफोबिया क्यों आ जाता है? वही भाषा आज आईएसआईएस बोल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? विचारधारा के विरोध के नाम पर देश विरोध भारत में क्यों शुरू हो जाता है? यही शिकायत मेरी शाहीन बाग से थी, यही शिकायत मौलाना साद के इशू से। बताइए। और उससे पहले सुन लीजिए नताशा चौधरी क्या कह रही है गाजियाबाद से। उन्होंने एक सवाल पूछा है। नताशा जुड़िए नताशा गाजियाबाद से जुड़िए। दीपक चौरसिया जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो ये बताया जा रहा है न्यूज़ में कि कोरोना और दिल्ली दंगों को जो आईएसआईएस के साथ जोड़ा जा रहा है और मौलाना ने जो ये मरकज़ के थ्रू कोरोना का फैलाने का काम किया है, इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो है। देखिए देश में ये नैरेटिव है, देश में डिस्कशन है। मुझे बताइए वाणी, इसका भी जवाब दीजिए। और देखिए मैं एक कमेंट पढ़ के सुनाता हूं जो मेरे फेसबुक पे इस वक्त आ रहा है। लोग क्या सोचते हैं? मुझे कहा जा रहा है एक मिनट मैं एक इमादुल अहमद ने कहा है मुझे कि मैं दलाल मीडिया हूं। इमादुल जी आपकी बात का सम्मान करता हूं, मेरे साथ बहस करना है बिल्कुल आइए, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। और साथ ही साथ हमारे कुलदीप सिंह निराला लिख रहे हैं कि आतंकवादियों के कमेंट्स से भी आतंकवाद फैल रहा है। देखिए आईएसआईएस के लिए विचारधारा है, देश की आम पब्लिक के जवाब दे रही है। वाणी मैं आपसे जानना चाहता हूं क्यों इस्लामोफोबिया के नाम पर आईएसआईएस को इन्विटेशन दिया जा रहा है इस देश के अंदर? देखिए दीपक जी, पहले मैं आपको शाहीन बाग टच करना है, वो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेटिक राइट है। सड़क घेरना नहीं, वहां पर ये नहीं कहना वायलेशन थी तभी सुप्रीम कोर्ट ने टीम भेजी, वायलेशन थी तभी सुप्रीम कोर्ट ने टीम भेजी। आप तो खुद वकील हैं, आप तो खुद वकील हैं। गारंटी दे रहा है। जब आप
जब हम सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा सड़क घेरना गलत है? मुझे बोले, कानून हमें उसकी गारंटी दे रहा है। सो आप इस चीज पे डिस्कशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर डेमोक्रेटिक राइट है और फंडामेंटल राइट है, आप इस पे डिस्कशन नहीं, क्योंकि अगर कानून हमें प्रोटेक्ट कर रहा है तो आप, क्योंकि डेमोक्रेसी है इसीलिए बोल नहीं सकते। आप नहीं बोल सकते क्योंकि दैट इज अ डेमोक्रेट। तारिक जी, पहले लिसन टू मी, वो डेमोक्रेटिक राइट है ना। मैंने माना वाणी आसमीन जी, सुप्रीम कोर्ट को सड़क खोलने के लिए टीम क्यों भेजनी पड़ी? अगर आपका डेमोक्रेटिक राइट था तो सुप्रीम कोर्ट को सड़क खोलने के लिए टीम क्यों भेजनी पड़ी? देखिए शाहीन बाग को मिनी पाकिस्तान क्यों कहा गया देश के अंदर? सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लगा होता कि वो गलत है, शायद सुप्रीम कोर्ट रातों रात उठाता। सुप्रीम कोर्ट ने बीच में मीडिएटर्स क्यों भेजे? ये आप अंडरस्टैंड करें, इंटरप्रिटेशन करिए। देखिए वो कोई वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं था, वो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर था, जो भी था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था, फंडामेंटल राइट के अंदर था, डेमोक्रेटिक राइट के अंदर। नहीं पड़ी। मैं आना चाहती हूँ, मैं इफ्रा 1 मिनट के लिए, आपने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट नहीं पढ़ी जो 12-13 चार्जशीट हो गई है? उनमें क्या कहा? सीए प्रोटेस्ट के नाम पे नफरत फैलाई गई और दिल्ली दंगे हुए। दिल्ली पुलिस ने, मुझे एक बात बताइए, दिल्ली पुलिस ने क्या उन बंदों को अरेस्ट किया? कपिल मिश्रा को अरेस्ट किया, अनुराग ठाकुर को अरेस्ट किया, जिन्होंने प्रोवोकेशन किया और वहां पे दंगे स्टार्ट हो गए। ताहिर हुसैन को किया जिसके घर में बम थे, ताहिर हुसैन को किया जिसके घर में बम थे। हाई कोर्ट में जब हिंदू, देखिए जब हाई कोर्ट में यूनाइटेड हिंदू के नाम से जिसने ग्रुप बनाकर हिंसा करी, अली भाइयों को मारा, अली भाइयों को मारा, उनको गिरफ्तार किया, उनको गिरफ्तार किया। ट्रांसफर, जब वो बोल रहे हैं कि इनको एफआईआर करो, हमारी मुझे आप अंडरस्टैंड करिए, कपिल मिश्रा ने सीरियस प्रोवोकेशन किया वहां पे, लोगों में बोला कि हमें तो ताहिर हुसैन ने बम इकट्ठा कर लिया। कपिल चौधरी ने प्रोटेस्ट किया तो ताहिर हुसैन ने बम बना लिया, बम बना लिया ना। देखिए दीपक जी, ताहिर हुसैन ने बम बनाया ना। मैटर है ना, वो कोर्ट ऑफ लॉ में कोर्ट प्रूव करेगा, कोर्ट प्रूव करेगा कि क्या ताहिर हुसैन इन्वॉल्व है, यानी क्योंकि उसके साथ एक कोर्ट प्रूव करेगा, अब कोर्ट प्रूव करेगा। कपिल मिश्रा अपराधी और ताहिर हुसैन को कोर्ट प्रूव करेगा। इसी बात पर ब्रेक ले रहा हूं। ताहिर हुसैन की बात कोर्ट प्रूव करेगा और कपिल मिश्रा अपराधी हैं। देखिए जजमेंट सुना दिया वाणी यास्मीन ने। वाणी यास्मीन मेरी सम्मानित पैनलिस्ट, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी है। ब्रेक के बाद आता हूं और बताऊंगा कि और क्या क्या मेरे फेसबुक पे कमेंट आ रहे हैं।